मित्रों, सबसे पहले तो मैं मधेश के वरिष्ठ नेताओं का जेएनयू में स्वागत करता हूं। आप इन सभी लोगों को जानते हैं। महन जी बहुत कर्मठ और वैभवशाली नेतृत्व प्रदान करते हैं मधेश को। उपेंद्र यादव जोश से भरे हुए और नए नए आइडियाज से भरे हुए। महतो जी बिल्कुल कर्मठ है। अभी कहा इन्होंने कितना 18 किलो वजन इन्होंने गंवा दिया है मधेश आंदोलन की वजह से। फायदा तो उन्हीं को हुआ। हाँ, हमने कहा कि हमें भी बताओ, हमारा भी वजन घटेगा उससे। और महेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया ढंग से अभी हम सुन के आए हैं ORF में जो भूमिका इन्होंने बताई मधेश के आंदोलन की। हमारा सबका मन तो ये था कि वो, और अब हिंदी फिल्म की 2 लाइनें बताता हूँ आपको। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। दुनिया वाले बैठे हैं, आपसे ये पूछेंगे कि अभी क्या बात करके आए, और इसलिए वो बात किसी से ना। तो ये इस गाने से इसलिए याद आ रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग्स खत्म करके नेतागण आ रहे हैं, और इसलिए जो भावी मूवमेंट की भूमिका है इसके बारे में कुछ तस्वीर साफ हो रही है, ऐसा लगता है। और हम लोग महन जी इनको एक बैकग्राउंड बता चुके हैं, इन्होंने स्लाइड वगैरह भी बता के कि किस तरह से मधेश का मूवमेंट और मधेश का आंदोलन आगे बढ़ा है, और क्या उसमें ज्यादतियाँ नेपाल की अभी की सरकार ने की है, और क्या उनकी आगे भूमिका हो सकती है। तो इतिहास में कोई नहीं जाए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो 2-5 मिनट पहले कह लें। फिर मेरी इल्तिजा आपसे ये है कि इन लोगों को, जवान लोग हैं, कर्मठ कर्ता हो सकते हैं आपके मूवमेंट के लिए, कुछ लोग इसमें से वो जो सवाल पूछे उनके जवाब दिए जाए। जो सवाल हैं वो शुरू अगर करें तो 2-3 सवाल हमारे दिमाग में हैं जो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों के लिए जरूरी होंगे। पहली बात तो ये है कि आपकी बॉटम लाइन क्या है। आपने 11 पॉइंट का एक प्रस्ताव रखा है। सभी 11 पॉइंट आप ना ही भी समझाएं, उनको 2-3 बड़े बूंदों के रूप में ये बता दें कि इसके बिना हम समझौता कोई नहीं करें, किसी से समझौता नहीं करें। दूसरा प्रश्न जो हम लोगों के दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्या इसके पीछे सारा मधेश का जनमत है जो आप 2-3 बड़े बुंदे बनाएंगे, इसके बिना हम समझौता नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें से, आप में से ही नहीं, मधेश में और भी लोग हैं और भी यहाँ आते हैं, जवान लोगों के अलग अलग संगठन हैं, कुछ लोग बहुत क्या कहते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन भी लेना चाहते हैं। तो क्या वो सब आप समेट पाएंगे, सबको एक साथ रखेंगे, एक कंसेंसस उसमें बना हुआ है। तीसरा प्रश्न ये होता है कि अगर कहीं किसी ढंग से ये जो समझौता वार्ता अभी चल रही है, एक निकास निकालने का जो प्रयास चल रहा है, वो सफल नहीं, हम सब चाहते हैं कि वो सफल, हम सबकी सद्भावना, हम सबका समर्थन आपके कॉज के साथ में, इसको आप मिसअंडरस्टैंड ना करें। लेकिन अगर वो सफल नहीं हो और नेपाल की सरकार फौज लगाकर उसका एक समाधान ढूंढना चाहे, तो आपके पास क्या उसका विकल्प होगा। और दूसरा, आज भारत आपके साथ खड़ा है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार ढुलमुल हो भी जाए तो भारत का नागरिक आपके साथ खड़ा है। और ये अक्सर हुआ है हिंदुस्तान में कि कई बार सरकारें, इंदिरा गांधी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो नेपाल के आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। बाद में 1990 में भी कुछ लोग थे जिनकी राय
दूसरे किस्म की थी। 2005-2006 में भी सरकार का रवैया धुंधला सा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत की जनता आपके साथ में है। लेकिन अगर भारत भी आपका समर्थन छोड़ दे अपने सामरिक कारणों से, तो इन दोनों परिस्थितियों में आपका क्या विकल्प होगा? और अंतिम सवाल ये है, आप जिसका मर्जी चाहे उत्तर दें, जिसका नहीं मर्जी चाहे नहीं उत्तर दें। और आखिरी सवाल ये है कि आपने ये कहा भी है और हम सब मानते हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो मंगोल किरात जो जनजाति है नेपाल की, उनके साथ भी हुआ है, लेकिन वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज क्यों नहीं खड़े? उनको लाने की क्या सूरत है? वो कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत प्रदर्शन करते हैं, अपना असंतोष दिखाते हैं, लेकिन अगर ये मूवमेंट इकट्ठा हो जाए, दरअसल मैं तो पहले भी सोचता था, मैंने अपने जो भी साथी जन थे उनसे भी कहा कि बहुत सारे मधेश के लोग जो इन पार्टियों में हैं, जो आज सरकार में है, नेपाली कांग्रेस में है, यूएमएल में है, माओवादियों में है, आपको उस वक्त इतना संघर्ष करना चाहिए था कि कोई भी आपसे पलट के जा ही नहीं सकता, लेकिन वो सब गए, चाहे राजनीति के दबाव में, चाहे किसी के दबाव में, उन्होंने वोट भी दिया संविधान को। उनको रोका क्यों नहीं? उनके घरों में जाकर उनका घेराव क्यों नहीं? उनको इस बात का एहसास क्यों नहीं दिलाया कि ये मुद्दा तो आपका भी मुद्दा है? कुछ लोगों ने वहां वो एप्लीकेशंस लिख के दिया अपनी पार्टीज को कि ये बदलिए वो बदलिए, और उसके बाद वो सब के सब शांत हो गए। तो इस तरह का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में आपको उनको भी साथ लाना चाहिए, और खास तौर से जो जनजाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, हो सकता है वो आपके साथ हों, वो सब के सब एक, अगर आप एक इकट्ठा मंच बनाएंगे तो नेपाल में कोई सी सरकार हो उसको झुकना ही पड़ेगा। यही खत्म करता हूँ, और मैं सबसे सीनियर हमारे महेंद्र जी से शुरुआत करता हूँ। 2-4-5 मिनट में आप कुछ संक्षेप में कहना चाहें तो कहिए, नहीं तो हम प्रश्न लेंगे सबसे। आप जो बताएं जैसे जैसे मर्जी, आपकी स्वाधीनता, आप उनको रिस्पॉन्ड करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, कुछ और कहना चाहें और कुछ और, जैसे प्रश्न जब आ गया है तो हाँ दीजिए, जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं, जो याद हो बता दीजिए। बाकी ये बहस चलेगी ना, अभी तो घंटा भर बैठेंगे हम लोग कम से कम। नोट किया है ना? नहीं, हमारा नोट किया हुआ सिर्फ हम ही समझते हैं। समस्या ये है ना। आदरणीय प्रोफेसर साहब तथा कार्यक्रम में उपस्थित मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने हमें अवसर दिया यहाँ आने के लिए, और मैं संक्षेप में 2-4 प्रश्नों जो यहाँ पर अभी साथ रखे हैं उस विषय में मैं अपना आप लोगों को प्रश्न करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो सबसे पहले व्हाट इज योर बॉटम लाइन? इज देयर ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंसेंसस इन मधेश? पहले इनको बता दीजिए, व्हाट इज योर बॉटम लाइन? हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों का तो बॉटम लाइन जहाँ तक आते हैं, तो हम लोग कोई नई बातें उठाई नहीं है। हम लोगों का तो बॉटम लाइन सिर्फ इतना ही है कि जिन विषयों पर सहमति हो चुकी है, क्योंकि ये पहला मधेश आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी जो है मधेश आंदोलन, उसको विभिन्न नामों से, कभी इंसर्जेंसी, मधेश इंसर्जेंसी कहा जाता है, कभी मधेश विद्रोह कहा जाता है,
कभी मधेश आंदोलन कहा जाता है, फिर जिस नाम से भी हो। और दोनों ही बार जो है राज्य के साथ जो है सीधा समझौता हुआ है। एक 22 बूंदे समझौता है और दूसरा जो है 8 बूंदे समझौता है। उसके बाद उनमें से बहुत सारी बातों को जो है आपको अंतरिम संविधान में अधिकार के रूप में जो है लाया गया था। तो हमारा जो बॉटम लाइन कहें या हम किस तरह का राज्य प्रोविंशियल स्टेट चाहते हैं, क्योंकि वो हम लोगों का ही देन है, मधेश का देन है, मधेश आंदोलन का देन है। तो इसलिए वही हमारा जो है बॉटम लाइन है कि जो हम लोगों से समझौता हो गया है उस समझौता को जो है सरकार कार्य रूप दे, संविधान में स्थान दे उसको, संवैधानिक को। जब उस संविधान में भी बहुत सारी बातें, सभी बातें नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें जो है संविधान में, अंतिम संविधान में जो है उसको लाया गया था। तो ऐसी अवस्था में जो बात होती है संविधान में पड़ गई है उसको जो है स्थान दे। लेकिन जो नया संविधान जो घोषणा किया गया है, जारी किया गया है, उस अनुसार का अभी इंस्टीट्यूशन तो नहीं, लेकिन वो लगता है कि उसमें जो है इन चीजों की उपेक्षा की गई है, उल्लंघन करके वो संविधान, अंतिम संविधान का उल्लंघन और जितने आपको समझौते हुए हैं या सहमति हुई है उसका भी उल्लंघन। और तीसरी बात है कि जो पहला संविधान सभा था उसमें राज्य पुनर्संरचना समिति तथा राज्य शक्ति का बाँट समिति जो है उसने एक प्रतिवेदन दिया था कि राज्य क्या हो, और उसने कुछ परिभाषाएं नहीं की थी कि पहचान के आधार पर और सामर्थ्य के आधार पर जो है वो किया जाए, राज्य बनाया जाए, और 14 राज्य की बातें बताई थी। तो उसमें जो है पूरे मधेश को पूर्व से लेके पश्चिम झापा से लेके कंचनपुर तक को जो है मधेश जो समतल भूमि है, जो सब्जी से मधेश तराई या तराई मधेश के नाम से जो है कहा जाता है। तो उसको जो है 2 राज्य के रूप में पूरा तरफ नरेनी नदी या नवलपरासी से लेकर कंचनपुर तक एक राज्य, और परसा से लेकर झापा तक जो है दूसरा राज्य, उसके प्रतिवेदन में है। और दूसरा जो है जो कमीशन बनाया गया था, वो कमीशन जो है उसने भी जो है 2 राज्य की बातें की है, और वो भी पूरे राज्य माने जाए, 2 राज्य माने जाए पूरे मधेश को, एक ये बॉर्डर है। और जब उसके बाद जो अधिकार हमें प्राप्त हो गया था और अंतिम संविधान में जो आ गया है, अंतिम उसको जो है मत छोड़ा जाए, उस अधिकार को इसमें किया जाए। और उसमें जो है मैं अभी 3 अधिकार की बातें करूंगा, क्योंकि हम लोग का शुरू से सब दिन से एक मांग रहा है कि जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या पर आधारित होना चाहिए, और उसके लिए बहुत साल से जो है वो मांग भी था, लोकसभा भी कर रहे थे, संसद में भी जो है जी। तो वो बातें मानी गई थी, एक कमीशन बनाया गया था, और उसने उसी आधार पर जो है कि पूरे नेपाल के जनसंख्या का जितना वो % मधेश का जनसंख्या है उतने % उसको जो है सीट मिलेगा, और 240 में 116 सीट मधेश को उस समय मिला था, जो पहले नहीं था। हम लोग चाहते हैं कि वो शब्द जिस तरह का प्रोविजन उसमें है उसको जो है इस संविधान में आना चाहिए, लेकिन अभी के संविधान में वो
व्यवस्था नहीं है। अभी के संविधान में भूगोल को प्राथमिकता दिया गया है, जिसमें 165 जो प्रतिनिधि सभा में सीट होंगे, तो उसमें मुश्किल से 60 और 65 के बीच में जो है मधेश को मिलेगा, सीट मिलेगा जी। तो उसमें हम लोग जो है वो बदलाव, हम लोग वही उतना ही चाहते हैं कि जो उसमें अंतिम संविधान में जो रखा गया था उसको लागू कर दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है इंक्लूसिवनेस, समावेशी की भी बात उठाए, और उसमें भी जो है समझौता हुआ है, और वो चीज भी जो है उसमें रखा गया है अंतिम संविधान में। जिस पूरे में मधेश स्वायत्त मधेश प्रदेश बनेगा, मधेसी जनता के आकांक्षानुरूप मधेश स्वायत्त मधेश प्रदेश बनेगा, और जाति जाति का भी प्रदेश बनेगा। तो उसी में नीचे के बूंदे में नीचे जो है ये है कि सुरक्षा निकाय लगाए, सभी निकायों में जो है वो समानुपातिक समावेशी, और सुरक्षा निकाय को विशेषकर आर्मी में जो है जहाँ उपस्थिति 9 के बराबर है, न्यून उपस्थिति है, वहाँ जो है समूहगत रूप से इन ग्रुप जो है मधेसी को और अन्य लोगों को किया जाएगा। तो ये मैंने बहुत ही वो व्यापक वो समझौता है, तो हमारा वो हमेशा से मांग रहा है, पहले भी बोल रहा है कि इसको पूरा किया जाए। और जहाँ तक राज्य की बात है तो वो ये कहा गया था कि संविधान सभा से बहुत सारे एग्जीक्यूटिव द्वारा भी होने वाला काम था। तो ये मुख्यतः जो है, उसके बाद नागरिकता के संबंध में भी हमारी धारणा वही है कि उसमें पंक्ति में जो चीज आ चुका है अंतिम संविधान में, उसको जो है इस संविधान में भी रखा जाए, और वही समानुपातिक समावेशी। तो ये हम लोग का जो है एक बॉटम लाइन, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और मैं जी प्रश्न ये है कि जो बॉटम लाइन का मतलब के लिए मैं कह रहा हूँ, बॉटम लाइन का मतलब ये है कि उससे कुछ भी कम होगा तो हम नहीं मानते, ये मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट। और आपने जो बताया कि जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उन पे नहीं, अभी सवाल नहीं, अभी आप शांति से बैठिए। उपेंद्र जी, आप कुछ कहेंगे आगे? नहीं, आप सीधे सवाल में जाए, और जो सवाल जिनसे पूछना, क्योंकि वो उनको जो है पूछे नहीं, नाम किन से कौन सवाल पूछनी है। देखिए, उनको कोई भी सवाल उठाना दीजिए, आप जो मर्जी जिसका जवाब देना दीजिए, जिसका नहीं देना सीधे सवाल पे चला जाए। टाइम का नहीं, मुनि सर ने जो सवाल उठाया ना उसमें से आप कुछ बोल सकते, उसमें किसी पे आपको प्रतिक्रिया देनी है तो दीजिए, नहीं देना है मतलब। जैसे 2-3 गहन सवाल है मुनि सर उठाया ना, मुझे लगता है कि आप इसी को पकड़ेंगे और बार बार काला पाएंगे छोड़ने वाले नहीं, उसका जरूरी नहीं है। मेरे सवाल की जवाब क्या है मैंने कह दिया है, शॉर्ट की तरह। हाँ, बहुत शॉर्ट में। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि बुंदे में बोलिए, बिल्कुल पॉइंट नहीं। हमारे हम सब के आदरणीय गुरु मुनि सर और हमारे नेता और अब बॉटम लाइन के संबंध में तो बता ही चुके, मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा। आज मधेश, पूरा मधेश, हर तबका के लोग, हर वर्ग के लोग आंदोलित है। यह आंदोलन मास मूवमेंट का रूप लेता हुआ आज 115 दिनों से आगे। और मुनि सर ने एक गंभीर प्रश्न उठाए हैं कि अलग डायलॉग फेल हुई, डायलॉग के द्वारा समस्या का हल नहीं हुआ और गवर्नमेंट एक्सेस फोर्स या मिलिट्री या इस तरह का अगर प्रयोग करने लगे तो क्या करें। और भारत भी आपका साथ छोड़ दे, भारत भी साथ छोड़ दे तो क्या करें। हम और साथी सब तो अपना बताएंगे
लेकिन हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अंतिम विक्ट्री विचारों की और मुद्दों का ही होता है, आर्मी का नहीं होता। पॉलिटिकल सॉल्यूशन आर्मी के पास फॉर द टाइम भी उसे डिस्टर्ब करता है, रोकता हो, क्रॉस करता हो, फिर से जाता है, फिर से आंदोलन आगे बढ़ रही है। और यह संघर्ष निरंतर जारी ही है, चाहे भारत साथ देना। इसलिए हमने आंदोलन को शुरू नहीं किया था कि भारत साथ दे, आशा करनी अलग बात है। नहीं, यही चाहते हैं हम, आप कहें कि ये हाँ। आंदोलन भारत के समर्थन नहीं, के पहले तो मैंने पहले से है। नहीं, पहले की बात है कि हमने पहले भी आंदोलन की, और हम इसलिए आंदोलन का शुरुआत नहीं किया कि भारत समर्थन करेगा या नहीं करेगा। ये हमारी अपनी लड़ाई है और इसे हम आगे बढ़ेंगे। तो दुनिया में बहुत सारे प्रोग्रेसिव प्रोसेस हैं, बहुत सारे परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। भारत में भारत गवर्नमेंट ही तो नहीं है ना, भारत तो मल्टी डायमेंशनल है ना। कहीं ना कहीं हमें भी दुनिया के जो भी आए भारत में ही मिल गए सबको जगह, तो हमारी उस वक्त की लड़ाई में भी जगह तो जरूर होगी और हम आगे बढ़ेंगे अपने मुद्दों को लेकर के, चाहे भारत साथ दे ना दे, चाहे जो भी परिस्थिति आए, लेकिन हम अपनी मकसद को, मुद्दों को, अपनी मुक्ति की लड़ाई को हम नहीं छोड़ेंगे। सिवाय सर ने कहा कि जो मंगोल किरात यानी जनजाति आपके साथ नहीं है, हम लोगों के साथ। और जैसे हमारी पार्टी पहाड़, हिमालय और तराई जनजाति तक है, और जनजातियों के साथ जनजातियों की अलग पार्टी थी जो पार्लियामेंट में रही है, उनके साथ यूनिफाइड होके गया है और आगे बढ़ी है। आज सोलू में बातें उठ रही है। हाँ, जिस क्लाइमेक्स में मधेश का आंदोलन गया वहां नहीं है। काठमांडू में कल सिकंदराबाद को भी घेरे हुए थे, धारणा दिया था। फिरोजपुर में है, पोखरा में बहुत बड़ी प्रदर्शन हुई है और मगराट में तैयारियां हो रही है कि मधेश के तरह का आंदोलन। इसलिए क्या है कि अंदर से उबल रहा है, भापर जो है ऊपर आना थोड़ा समय लगेगा, उसको थोड़ा सा कूल डाउन, कुछ सेंटिमेंटल आंदोलन को डाइल्यूट करने के थोड़ा चलाने के बाद थोड़ी ठंडा तो भी है, लेकिन उबल तो रहा है। और यह होगा, क्यों होगा कि नेपाल का जो सोशल डेमोग्राफी है, वहाँ जनजातियां हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला है। वो अपने हक के लिए आगे आएंगे और वो हमें कहते हैं आप टिके रहो, हम फिर आपके साथ करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वो हमारे साथ देने की तैयारी में लगी हुई है और आ भी रहे, क्योंकि मधेश के जगह जगह पर जाकर के उन्होंने धारणा दिया। आपको बताया, मैं वीरगंज में हजारों गैर मधेसी समुदाय के लोग हैं, उसमें जनजातियां ही नहीं, क्षेत्रीय, ब्राह्मण, लगायत के लोगों ने आंदोलन में भाग हिस्सा लिया, राजविराज में प्रदर्शन किया है। तो ये चीज दिखाई आगे बढ़ रही है। लेकिन यह हमारी जो लड़ाई है उनके, हमारा लड़ाई कोई जाति के विरुद्ध में नहीं है, कोई समुदाय के विरुद्ध है, ना भूगोल के विरुद्ध। हमारा लड़ाई किसी पहाड़ी समुदाय के ना है, ना हिमालय समुदाय की, ना। हमारा लड़ाई है जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एथनिक पर आधारित डिस्क्रिमिनेशन हो या इंडिजिनियस पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी भी तरह का ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना हम चाहते हैं। ये हमारी सबकी लड़ाई है। ये बात समझ में जब तक लोग को आ रही है तो वो साथ जुटते जाते। कोई उसका संयुक्त मोर्चा बनाने की योजना? हाँ, मोर्चा है, हमारी 9 पार्टी की मोर्चा बनाए, जिसमें 4 हम लोग हैं और 5 जनजातियों की पार्टी है मोर्चा। हाँ, संघीय गठबंधन है, जहां
5 जनजातियों की पार्टी है, वो सब सड़क पे। वो सब जो अपनी अपनी क्षमता के आधार पर आगे हैं। ये चीज शुरू हो चुका है और बिगनिंग में है। और बहुत बड़ा आपको मैं बताऊं कि कुछ पहाड़ के समुदाय के जो खास ब्राह्मण है वो भी कभी कभार किसी मुद्दों पर हम लोगों के बौद्धिक रूप से अन्य रूपों से प्रेशर ग्रुप के रूप में वो भी या मधेश का जरूर डिमांड को पूरा करो, वो भी लगे हुए दिखाई देते हैं। स्कॉलर सब भी आगे आ रहे हैं जो आपके बहुत सारे मित्र हैं। और आगे में कि आपने उन मधेश की उन लोगों को संविधान सभा में चेक क्यों नहीं किया? अब ये हो क्या गया था कि हम लोगों ने कोशिश करी, लेकिन उन लोगों के ऊपर पार्टी लीडरशिप में इन लोगों का कोई पकड़ नहीं है किसी पार्टी में। जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई एक आध है तो वो पूछेंगे, तो वहां की पार्टी जो कमांड में कस पहले तो थे हमारे साथ, निधि जी तो मंत्री हैं, बोलते थे, एक आदमी बोलते थे हमारे साथ, कई जगह सभाओं में भाषण भी किए जिसमें आपके एक शिष्य भी हैं, मुझे सब पता है ना, जोरदार से आगे बढ़े। जब उनकी लीडरशिप जो कस के उनके गला जब पकड़ा तब वो धड़पड़ा गए, वोट डाल दिए, फिर आएंगे। तो ये स्थितियां हुई है, वहां रोकने में हमारी प्रयास कामयाबी नहीं हो पाई। ठीक है, आप बोलेंगे महतो जी? मैं कहना भूल गया एक मिनट। श्रीमती चौधरी हमारे साथ हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी की। उनका परिचय मैं नहीं कराया, मुझे माफ कीजिए। और आपको कुछ कहना है जी, आप कहेंगे कुछ? मेरे हिसाब से समय को सदुपयोग किया जाए, हाँ, सवालों से प्रश्न उत्तर आवे, ठीक है, तो अच्छा है। ऐसा विषय वही प्रवेश है, ठीक है, प्रश्न उत्तर में ले चला जाए। ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे, 2-2, 3-3 प्रश्न लेंगे और 3 उनमें आप स्वतंत्र समझिए। आपको जवाब ऐसा करें, हर आप में से हर एक बात को जवाब ना दें, कोई एक पकड़ लें उसको जवाब दें समय के लिए, वरना हम तो चाहते थे कि 6 घंटे ये बातचीत चले, लेकिन वो संभव नहीं है। हाँ, आप बताइए, आप बहुत उत्सुक हो रहे थे शुरू से। सर्वप्रथम त म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली तो हो ना, हिंदी में बोलो, वो और भी लोग नहीं समझेंगे नेपाली। ठीक है, भारत राज नई दिल्ली में आप लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ। और स्टार्टिंग में आपने कुछ ऐसे कुछ सवाल पूछिए, फटाफट छोटा सा। आप हमारे नेपाल के नेता हैं, न कि मधेश के। नंबर 1, अभी यहाँ सब वो बोल रहे हैं कि मधेश के नेता हैं। मधेश एक नेपाल के अंदर है, न कि वो कोई राज्य है, न कोई मतलब कोई देश है। दुख लगता है कि आप लोग अपने आप को नेपाल के नेता नहीं बोलते, बहुत दुख लगता है। जैसे हम जैसे ही हुआ, ये तो नहीं कहा इन्होंने कि हम नेपाल के नेता नहीं है सर। अभी भी देखिए आपका इनसे विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन ये मंच है कि आपका कोई प्रश्न है तो उसको उठाइए। आप लोग यहाँ आए, आप लोग का जो आप लोग का जो मधेश का जो आंदोलन बोल रहे हैं आप लोग, मैं पहाड़ी हूँ, ठीक है। मधेश से राष्ट्रपति भी वहीं से बने, उपराष्ट्रपति वहीं से बने, फिर आप लोग बोलते हैं कि हमें अधिकार नहीं मिला। और दूसरी सवाल मेरा ये है कि आप बोलते हैं कि मधेश का सारा जनता हमारे साथ है। आप इतने बड़े नेता, तीनों लोग आप लोग मधेश से हारे हुआ चुनाव में। हो गया। दूसरा सवाल आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी नेपाल की आज़ादी में जितना हिस्सा यानी पहाड़ियों का है, उससे ही बराबर जो है मधेश और थारू और दूसरी कम्युनिटी के लोगों का है। सवाल बताइए। जी मैं बोल रहा हूँ
तो जो मांगे मधेसियों की बोलने का ये वाजे है। सवाल बताइए। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो रहा था तो लिखने वाले में ये मधेश के नुमाइंदे उसमें थे या नहीं? अगर थे तो वक्त से पहले, यानी ये कानून ये कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज होने से पहले क्यों नहीं बाखबर किए कि ये नौबत नहीं आती जो आज देखने को मिल रहा है, ये पाबंदी, ये बंदी, ये सब नहीं होती। ठीक है, एक पीछे सवाल सर, रुकिए रुकिए, हाँ इधर से पीछे रुक जाइए, अभी आएंगे बाद में। हाँ बोलिए, जल्दी से सवाल पूछिए। मैं मधेश प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप, रखिए ना, पहले फोटोबाजी हो जाएगी बात। मेरा सवाल मधेसी नेता से, जो अपने आप को मधेसी नेता कहते हैं। मधेश में जब से आंदोलन हुआ है, पश्चिम मधेश में ही, मधेश हमारे मधेश ट्रेन ने ही ब्लैक मार्केट करना शुरू किया है। सवाल क्या है भैया? सवाल यही है कि वो इन तक कब तक ये एक्शन लेंगे? ये ब्लैक मार्केट सिर्फ मधेश में हो रहा है, उस तरह ऊपर नहीं हो रहा है। अभी क्या है, सबसे ज्यादा नेपाल से। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, अगर आप क्वेश्चन पूछने नहीं देंगे। नहीं, हाँ नहीं, एक मिनट रुकिए मेरी बात। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कोई बात जानने के लिए। हम यहाँ पर इकट्ठा पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए नहीं हुए। इसलिए अगर आपकी शंकाएं हैं, जो भी इन्होंने कहा है उसके बारे में प्रश्न तो पूछिए। ये ब्लैक मार्केट करता है, वो चोरी करता है, दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, सारे दुनिया में करते हैं, तो इसके लिए आप इनको जिम्मेदार कैसे लगाएंगे? ये कोई बात, ये तो सवाल नहीं हुआ ना। मेरा दूसरा प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप सवाल है तो पूछिए। में 116 मत है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो कि 105 कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वोट किया है और सिर्फ 11 मत जो है उसके अगेंस्ट है। आप क्या मत बहुमत का कोई मतलब नहीं? हाँ ठीक है, चलिए कुछ कहना चाहेंगे और एक है मेरे लिए, बस नहीं हो गया, हो गया, देखिए हो गया। प्लीज, we cannot manage it this way. Don't make it a fish market. We are a university. Please go one by one. मेरा शॉर्टकट में होगा सर, शॉर्टकट में होगा। नहीं, आप रुक जाइए, शॉर्टकट बाद में आए। कहा ना 3-3 सवाल लेंगे, फिर काय शॉर्टकट डालेंगे आप? और मित्र लोग, अभी सवाल ऐसे ही उठते रहते हैं, इसका जवाब भी देना ही पड़ेगा ना। हम मधेश के नेता है भाई, मधेश भी नेपाल में ही पड़ता है, तो हम नेपाल के नेता हो गए ना। इसलिए मधेश आंदोलन चल रहा है, वो भी नेपाल का ही आंदोलन है, लेकिन इसको कहा जाता है मधेश आंदोलन। इस खास प्रयोजन के लिए आंदोलन चल रहा है। तो नेपाल का आंदोलन कहने से भी होता, लेकिन मधेश आंदोलन चल रहा है ना। उस आंदोलन को हम चलाने वाले मधेश के नेता लोग हैं, जो नेपाल के। मधेश यदि नेपाल की धरती है तो धरती पर रहने वाले भी नेपाली और उसके नेता भी नेपाली। तो ये विशेष पहचान है हमारा, हम नेपाली हैं लेकिन मधेश के हैं, और मधेश के साथ जो अन्याय हुआ है 250 वर्षों से, उस अन्याय के विरोध में हम संघर्ष कर रहे हैं, मधेश के लोग लड़ रहे हैं। और ये कहने में हमको बिल्कुल हिचक नहीं हो रही है कि नेपाल में मुख्य रूप से 3 समुदाय का कॉम्बिनेशन है। एक खसबाजी बाहुन क्षेत्री, नेपाल में बाहुन क्षेत्री कहा जाता है, सभी लोग नेपाल में समझ जानते ही होंगे। एक पहाड़ के बली जनजाति और तीसरा मधेसी, और तीनों का लगभग पॉपुलेशन इसी के 1/3 दे चुके हैं। तो अभी जो लड़ाई हो रही है, मधेसी जो 2/3 मेजोरिटी लड़ रहा है, तो मधेसी सड़क पर आ गया, बहुत स्ट्रांगली लड़ रहा है। जनजाति भी विचार से लड़ रहा है, जितना सकता है उतना सड़क पर भी लड़ रहा है। तो अधिकार प्राप्ति की लड़ाई है, नेपाल की लड़ाई है, नेपाल की जनता लड़ रही है और पहचान के लिए लड़ रही है। मधेसी पहचान है, जनजाति का पहचान है। नेपाली कह लेने से पहचान नहीं होता है, जब देश के अंदर लड़ाई हो रही होती है। इसे देश के अंदर की लड़ाई मधेसी अपने अधिकार और पहचान के लिए लड़ रहा है। इसलिए ये राष्ट्रपति मधेसी बन गया, इसलिए मधेसी को सब कुछ मिल गया,
ये कहना तो गलत हो जाता है। कोई व्यक्ति कोई पद पा ले, उससे संपूर्ण उस कम्युनिटी के सभी जनता को अधिकार मिल गया, ये कहना तो बेईमानी हो जाएगा ना। अधिकार तब मिलेगा जब उसके लिए कानूनी व्यवस्था होगी, संवैधानिक व्यवस्था होगी, तब जाकर उसको अधिकार मिलेगा। रामबरन यादव मधेसी थे, उनको कांग्रेस पार्टी जो मधेसी पार्टी नहीं है वो उनके उम्मीदवार बन करके राष्ट्रपति बने। वो मधेसी थे, लेकिन उनकी पार्टी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी थी वो मधेश के लिए क्रियाशील पार्टी नहीं है। ये माले पार्टी माओवादी पार्टी मधेश के लिए क्रियाशील नहीं है। तो उस पार्टी से कोई भी कोई पद पर जाएगा वो मधेश के लिए बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उस एजेंडा पर न चुनाव जीता है, न उस एजेंडा पर वो पार्टी काम कर रही है। इसलिए यहाँ एक और भी प्रश्न उठा है कि वहाँ एक इधर से उठा कि मधेसी जो सांसद थे कांग्रेस से माले माओवादी के, वो क्या किए, क्यों नहीं वो संविधान निर्माण प्रक्रिया में मधेश का साथ क्यों नहीं दिए? अरे कैसे साथ देगा? उसकी पार्टी के एजेंडा मधेश नहीं है। कांग्रेस से माले माओवादी पार्टी का एजेंडा मधेश नहीं है, क्यों मधेश को साथ देगा? वो तो उसका पार्टी का एजेंडा है, उस एजेंडा को साथ दिया। हालांकि चुनाव में उन्होंने झूठ बोला था। चुनाव में तो हम देखा था कि कांग्रेस से माले माओवादी के मधेसी लोग जनता के बीच में जाकर कहा कि हम कांग्रेस हुए तो क्या हुआ, हम तो मधेसी हैं, हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम संविधान बनवाएंगे। तो वोट लेते वक्त तो हमारे मधेसी भाई कांग्रेस से माले माओवादी के जनता को जाकर के कहा, लेकिन संविधान बनाते वक्त 3 गते को उसने हस्ताक्षर कर दिया, मधेसी का हत्या कर दिया, तो बेईमानी किया उसने। इसलिए उस पार्टी का अपने पार्टी के एजेंडा के आधार पर कांग्रेस से माले माओवादी के मधेसी भी गए। अब उसको जनता खोज रही है, अब हिम्मत है तो आए मधेश में, जनता को जवाब दे। जनता उसको तलाश रही है कि हमारा प्रतिनिधि गया था, तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब और क्या, चुनाव हारे हुए। चुनाव जीत हार तो होता रहता है। चुनाव तो एक मत से भी कोई हार जाता है, एक मत से जीत जाता है। एक मत से जीतने वाला सिकंदर हो गया, एक मत से हार जाने वाला वो पत्रू हो गया। ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन में जीत हार अपने जगह पर है। और आज जो प्रधानमंत्री है केपी ओली, वो भी कभी हारा था। इससे पहले प्रधानमंत्री सुशील कुमार, वो भी कभी हारा था। किसने का नाम गिनाया गया? इसलिए चुनाव में जीत हार होते रहता है, ये बात। दूसरी बात क्या है, ठीक है, अभी एक और बात आई है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मधेश का 116 सीट में 11 सीट मधेसी पार्टी को मिला और बाकी सारे सीट पहाड़ केंद्रित पार्टियों को मिला। तो मधेश आंदोलन किस बात का, यही इनका कहना है। तो क्या है कि मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ। मधेसी जनता के साथ घात हुआ है, विश्वासघात हुआ है, और विश्वासघात बड़ी पार्टियों ने किया है। कांग्रेस ने माले माओवादी 116 सीट पर खड़ा किया और कहा तुम्हारे लिए संविधान बनवाएंगे। गिरिजा प्रसाद कोइराला हमारे पार्टी के नेता है, वो 8 सूत्रीय समझौता 16 गते किया, उसमें ए माले माओवादी भी सहमत, और तीनों पार्टी के नेता कहा कि हमारे नेता का सहमति है मधेश के सवाल पर, इसलिए हमको वोट दो। और जनता ने भरोसा किया और वोट दिया, और वोट दे दिया। कांग्रेस ने भरोसा करके दे दिया, तो वोट दिया, लेकिन उसके आधार पर संविधान नहीं बना। तो नहीं बना तो जनता के साथ घात हुआ और जनता उसको खोज रही है। आज 116 जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, 116 जनता के बीच में जाए ना, क्योंकि जनता को धोखा तो जनता खोज रही है, उसका हिसाब किताब जनता ले लेगी। मत का दुरुपयोग हुआ है, इसको इसी रूप से। सर एक प्रश्न है। सर आप बोलिए तो जवाब दूसरा प्रश्न आएगा। ठीक है, प्रश्न है, ठीक है, जस्ट आप पिछली बार नहीं बोले थे ना सर। एक प्रश्न है, प्रश्न ही होना चाहिए। देखिए, आप लोग बयान मत दीजिए ये जो, और इस तरह के सवाल ना पूछिए, इसके बहुत सारे जवाब हैं। आपने अभी रामबरन जी का नाम लिया, रामबरन जी ने भी कहा कि ये संविधान ठीक नहीं है। अब क्या करेंगे आप? कोई जवाब है इसका? फिर ये इस तरह, रुक जाइए 1 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ। सर समय अभी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, नहीं बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं ताकि इस तरह के सवाल नहीं आए। ये सब पॉलिटिकली ओरिएंटेड सवाल है। ये अगर मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ बिठाया क्यों?
आप बहुत तमीज से बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि मधेश के नेता नेपाल के नहीं है, तो क्या आप मधेश को नेपाल से बाहर समझते हैं क्या? तो कैसा सवाल है ये? कह रहा हूं ऐसे सवाल ना पूछें, ऐसा सवाल पूछिए जिससे ये आपको अपना ज्ञान दे सके कि ये मूवमेंट क्या कर रहा है, सही है गलत है, उसकी बैठ के आप आलोचना बाद में करिए ना, ये उसका मंच नहीं है, ये कह रहा हूं। हाँ प्लीज सर एक प्रश्न है। हमारे मधेसी पार्टियों और मधेसी समुदाय ने 2006 और 2007 में 8 बूंदे और 22 बूंदे समझौता किए हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन वही समझौता है, तो नेपाल गवर्नमेंट से एक ही बोलिए कि वही समझौता है, तो हम लोग काठमांडू क्यों जाते हैं? बोलिए कि उसको संशोधन करें। हम लोग काठमांडू क्यों दौड़ते हैं? आप लोग काठमांडू क्यों दौड़ते हैं? चाय पीने के लिए नहीं है ना ये? तो लड़के ना मधेश की भूमि में आके लड़के, काठमांडू में कोई जरूरत नहीं है। नहीं ये छोड़ दीजिए, ये डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल मीटिंग प्लीज, लेट अस मेक इट एन एनालिटिकल मीटिंग, ओके? द लेडी देयर। हाँ सर। Oh, I'm sorry. I'm sorry. My apology. चलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं अभी उपेंद्र यादव जी की बात बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने ये बात कहा कि पहाड़, हिमाल और तराई साथ साथ हैं। साहब आपके बारे में जो रिपोर्ट आ रही है, मैं उसको पीछे देख रहा था कि अगस्त के पहले हफ्ते में, मेरी समझ से वो 13 अगस्त का दिन था, टीकापुर की घटना थी और थारू लोगों के साथ आपने एक मंच साझा किया था। मैं ये बात समझता हूँ कि जंग पहले जवानी होती है और उसके बाद वो लाठी डंडे पर आती है। आपके ऊपर आरोप है कि 13 तारीख को आपने और आपके साथ जो आपके साथी लोग हैं उनमें राजेंद्र नटो साहब भी थे और उन्होंने पहली बार इन्फ्लेमेटरी स्पीच का इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 17 अगस्त को शायद आप लोगों के मतलब थारू लोगों के आपके कुछ सहयोगियों के ऊपर पत्थर फेंके गए और हजारों लोग घायल हुए। इनफैक्ट ये सारी चीजें जो रिपोर्ट में आ रही है उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि आप थे उसमें और संभव है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें गलत आ रही हो, तो एग्जैक्टली मैं आपके जबान से सुनना जानना चाहूंगा क्या मेरा सवाल उपेंद्र जी से है, उपेंद्र यादव जी से। जब आइडिया प्रदेश में एक है, आइडियोलॉजी एक है, इश्यू एक है, तो आप अलग अलग पार्टी क्यों हैं? आप लोग एक छत के नीचे आ क्यों नहीं रहा है? क्या क्या फैक्टर है जो आप लोगों को आने नहीं दे रहे? इस पे मैं आपका जवाब चाहता। सर 2063-64 में हमारा जो मांग था 22 बूंदा में था, 2072 तक आते आते 40 आदमी अभी मरा, 40 से 45 आदमी और 54 आदमी उस समय मरा था। अब 11 बूंदा में क्यों जा रहे हैं? अगर आदमी को मरवाना है, मर ही रहे हैं, तो आप 11 बूंदा में क्यों आए? 22 को 22 क्यों नहीं लेते हैं? दूसरा सवाल, अगर इरिगेशन है हम मतलब पहाड़ी लोगों से, तो हम स्वतंत्र होकर क्यों नहीं रह सकते? चलिए हो गया, नहीं इन 3 सवालों का फिर दोबारा आएंगे। चलिए देखिए संक्षिप्त में जवाब दीजिए ताकि ज्यादा लोग उसमें भागीदारी करें। धन्यवाद, आपने प्रश्न उठाया। टीकापुर के संबंध में निश्चित रूप में नेपाल के अगर हमें कहिएगा तो तराई में सबसे ज्यादा हाईली अंडर प्रिविलेज्ड जो है ग्रुप अगर कोई है कम्युनिटी तो तराई में थारू, जिसे कमैया बना के सैकड़ों वर्ष से रखा गया यहाँ चलते और उनको हक दिलाने की अभियान में हम लोग टीकापुर गए और वहां हमने उनके पक्ष में बोला। तो वहां एक हिमालय, माफ कीजिएगा कोई साथी लोग यहाँ हिमालय का भी दिखाई देते हैं, माइंड नहीं कीजिएगा, एक हिमालय के संबंधित एक पत्रकार ने जो नहीं बोला था, इन्होंने जो है जो वहां के पहाड़ी समुदाय के विषय में उकसाया करके लोग, उसको कोट करते करते फेसबुक वाले तो आजकल बहुत कुछ करते करते ले गए। बात पार्लियामेंट में हुई, मैंने संक्षिप्त बता, पार्लियामेंट में वो कैसे वो सीडी मंगाया गया तो वहां लगता था कि कल लटका देगा हमें, हम गए तैयार है, सीडी लाया और पार्लियामेंट्री एक इनका कमेटी बनी जो कार्रवाई चलाई। जब वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो सीडी हमारा भाषण का सुना तो उसका रिपोर्ट आपको याद होगा, वो रिपोर्ट दिया है कि इस कैसेट में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो घटना घटा। नंबर
और दोष दिया है शेरबहादुर और भीमराव लगायत के लोगों ने जो नीतियां ली, इसके चलते वहां ये घटनाएं हुई। वो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जो हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए बनी हुई थी, ये खत्म हुआ। अब दूसरे में आप जो आए हैं कि आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी एक नहीं है, मुद्दे एक है। हम लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। मधेश एक इशू है, आइडियोलॉजी नहीं। और वह मुद्दा, मधेश एक मुद्दा है, जनजातियों की मुद्दा है, दलितों की मुद्दा है, महिलाओं की है, माइनॉरिटीज की है, सवाल है, ये अधिकार की सवाल है, ये आइडियोलॉजी नहीं। इन मुद्दों के आधार पर हम लोग एक हैं। आइडियोलॉजी कहीं एक भी हो सकता है, कहीं अनेक भी हो सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसलिए आइडियोलॉजी पे पार्टी एक तो हो ही नहीं रही आज, इतनी समस्याएं हैं। जब हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, मुद्दा एक है, तो एक पार्टी बने ना की संभावना कम रहती है। ये समझने की बात है। और आपका काठमांडू जाते क्यों है स्वतंत्र मधेश? देखिए हमारा क्लियर है, हम नेपाल के नागरिक हैं, समुदाय के हिसाब से मधेसी हैं, और नेपाल के सार्वभौमसत्ता और अखंडता को कायम करते हुए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हुए, वहां हम विभेदों के साथ हो, अन्यों के साथ हो, या विभेद की हमारी लड़ाई है। हम अपने मुल्क की राष्ट्रीय एकता, उसकी अखंडता और उसकी जो है सार्वभौमसत्ता का के लिए भी आवश्यक हमारी लड़ाई रहेगी। अगर ऐसा आया वक्त तो इसको तोड़ने वाली बात हमारी कार्यक्रम नीति और हम सोच भी नहीं सकते। एक सवाल कुछ बोलना सर? एक मिनट रुकिए यार, एक मिनट सर, मेरा सवाल प्लीज। Whatever they want to reply, they will reply. Okay? If you are unsatisfied, remain unsatisfied. 22 मुद्दा था, अभी क्यों घट गया? कहाँ घटा है? अभी तो बोलने से ये तो नहीं, वो उसमें 22 भी लिखा है, उसकी बातें भी है। 22 आपने सभी पढ़े हुए हैं। छोड़िए, ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हो गलत। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न नहीं, आप जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं। All right. आप बताइए। किसी भी संघर्ष में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये तरीका नहीं है। किसी भी संघर्ष में जीत आर्मी के लिए विचारों की होती है। क्या भारत का साथ ना देना आपकी जीत है? तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक दूसरे में राय पड़ोसी का देना क्या गलत है? आप इंटरनेशनल रिलेशन में बैठे हैं और आप इंटरनेशनल रिलेशन के खिलाफ बोल रहे हैं कि भारत साथ दे ना दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है? नहीं, शॉर्टकट बताइए क्या? मैं आंदोलन नेपाल में हो चुके, सरकार नेपाल में है, समाधान भी नेपाल में है, तो भारत आने का, दिल्ली आने का कारण क्या है? अरे तो दुनिया भर के दूसरे लीडर आए हैं यहाँ पर। इसके बाद जो आंदोलन की जो तरीका है, बॉर्डर बंद करके नहीं, गैस और पेट्रोल जाने दिया जाए, वो हाईवे बंद करके आंदोलन को औचित्य नहीं बनता। ये हमारे ठिकाना है। सर, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थोड़ा हुआ है कि सबसे पहले नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो एक रेसिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रोपेगेंडा की तरह वर्ल्ड वाइड एक रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये रेसिस्ट नहीं है, इसको एज ए प्रोपेगेंडा रेसिस्ट कहा जा रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे मोर्चा के तरफ से कोई मजबूत वॉइस नहीं आता। कहीं ना कहीं एक क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस जो है, जिस तरह से नेपाल सरकार प्रोपेगेंडा चला रही है कि ये रेसिस्ट नहीं है, एक प्रोपेगेंडा के तहत आंदोलन चलाया जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे तरफ से जो फैक्ट्स फाइंडिंग और फैक्ट्स को जनता में बताने का काम जो है, क्योंकि आप इस आंदोलन से इस कॉन्स्टिट्यूशन से अफेक्टेड सिर्फ मधेसी और जनजाति ही नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिटीजनशिप क्लॉज है वो कहता है वो सबके सबको इफेक्ट करेगा, जो वहाँ पर पता चलेगा। सवाल क्या है? तो मेरा सवाल है कि इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट जो फैक्ट आना चाहिए वो हमारे मोर्चा की तरफ से क्यों नहीं आ? नहीं, ये बताए ना भाई, अभी तो बैठ के बताएं कि इसमें जो प्रोपेगेंडा का यहाँ पे तो बता रहे हैं, इतने दिनों के बाद जब 50 से ज्यादा बार एमआलए के लीडर्स यहाँ आ चुके, तब हमारे एक नेता यहाँ पे आए। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक कमजोरी दिखा रहा है कि हम लोग अपनी चीजों को नहीं बोल पा रहे। नहीं, अच्छा है, वो नेपाल से बोल रहे थे, उसमें कोई बात नहीं। और कोई एक सवाल? हाँ, फिर मैं, हाँ वहाँ पे, हाँ इधर आप
खड़े होइए, बोलिए ना भाई। सर मेरा प्रश्न है एकदम विस्तृत रूप में, ये आप लोगों का जितना भी मांगे वगैरह है, तो उसमें आप लोग ने एक मांगे रखे कि मतलब सेकेंड क्लास जो सिटीजनशिप, जो नागरिकता जो आप लोग मांगे कर रहे हैं कि उसको थोड़ा चेंज करने का, तो आप लोग का ये जो मांगे है जो सेकेंड क्लास सिटीजनशिप है, तो ये आप लोग का राइट जो अधिकार है वो प्राप्त करने में कितना अवरत हो सकते हैं इन द फ्यूचर ऑल्सो, और आने वाली जो जेनरेशन है उन लोग के लिए भी आप लोग ने किस तरह से सोचे इसमें, और आगे क्या परेशानी आएगी ये चलिए जवाब देंगे आप में से कोई? आप बोलेंगे कुछ? बोलिए ना, शुरू कीजिए सब लोग। बोलिए ना। ये उठाए तो फिर पालो फिर सब लोग थोड़ा सा दीजिएगा। अब ये आपने जो कहा, आपकी अपनी समस्या है, आपको अपनी समस्या के लिए, अपने अधिकार के लिए खुद लड़ना, तब लोग साथ देंगे, कोई जरूरत नहीं। जब आप पढ़ाई के मैदान ही छोड़ देंगे, कौन आपका साथ देंगे, कौन विरोध करे, सवाल वहां है। हमारे कहने का तात्पर्य दूसरी है कि रैशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो बात करें, प्रोपेगेंडा क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है। विभेद चाहे वो नहीं, उनका सवाल है, आप उसका काट जोर जोर से नहीं कर रहे, ये सवाल है। वो मानते हैं कि लास्ट में जो 5-6 माले का नेता है, और क्यों ले रहा है? हाँ सही बात है। वो यहाँ उठा रहे थे, हम वहाँ उठा रहे थे, है ना? हम वहाँ लड़ रहे थे, वो इधर उठा रहे थे, और ये हो रही है बड़ी जोर तोड़ से, तब तो इतनी बड़ी संघर्ष हो रही है ना। और क्लास का देखिए, सिटीजन की जो आप बात करें, सेकंड क्लास सिटीजन का क्लास नहीं है। जो सिटीजनशिप दिया जाता है लॉ, उसमें क्लास नहीं है, लेकिन जो रूलिंग एलिट्स है वहां का, या जो सत्ता शासित वर्ग जिसे कहते हैं, उनके जो नीतियां रही है और उनका जो व्यवहार रहा है, उनका जो सोच रहा है, वह मवेशियों के प्रति फर्क रहा है, सोच दूसरे के प्रति फर्क रहा है, दलित के प्रति फर्क रहा है, महिलाओं के प्रति फर्क रहा है। सोच जो है वह चेहरे के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, किस भूभाग से रहा है उसके आधार पर उनकी चिंतन धारा जो है वो आगे आई है, और चिंतन व्यवहार में भी दिखाई देते। से एक उदाहरण दें, हमारी तरह का आंदोलन जुमला में हुआ था, कर्णाली में। वहां 4-5 दिन आंदोलन चला। पहले कांग्रेस हिमालय माओवादी ने 6 प्रदेश का समझौता किया था, लेकिन जुमला को संबोधन करने के लिए 7वां प्रदेश बना के उन्हें संबोधन कर दिया। वही तराई के लोग बातें उठाए, और जहां टीकापुर कर रहे हैं आप, वहां मिलिट्री डिप्लॉय की गई, आज पुलिस के द्वारा क्रॉस करने का प्रयास किया गया और नरसंहार हो रहा है। तो ये जो सोच है, एक तरह का कहिए तो अगर बुरी ना लगे तो इससे ये एक तरह का नस्लवादी सोच भी है, नस्लवादी चिंतन भी है। तो ये चिंतन जो है गलत चिंतन है, इसके विरुद्ध वैचारिक लड़ाई भी हमारी हो रही है। ये तुम्हारा चिंतन डेमोक्रेटिक नहीं है, तुम्हारा चिंतन जस्टिस, सोशल जस्टिस के पक्ष नहीं है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, यह वैचारिक लड़ाई भी तो हो रही है ना। थोड़ा रखे आप बोलेंगे नहीं, इसी में थोड़ा डाल देते हैं, इसी में डालना, बोलिए। हाँ इसी में एक बात रखे थे कि भारत के साथ ठीक है, लेकिन भारत के बारे में, भारत एक ऐसा देश है, और मदेश क्या है? मदेश आंतरिक उपनिवेश है, आंतरिक उपनिवेश है, और मदेश को भौगोलिक एकीकरण हुआ, भावनात्मक एकता नहीं हो पाया। आज मदेश के बारे में जो समस्या है, जो चिंता है,
हमसे अधिक उस देश के सरकार में बैठने वाले लोग कहते हैं। हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार का आरोप लगाया जाता है। हम राष्ट्र की एकता की बात करते हैं तो मधेश के लोग कहते हैं कि राष्ट्र विखंडनवादी और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए भारत का फर्ज किसी भी देश के उपनिवेशिक जहाँ बातें हैं और भारत को सभी को सहयोग किया है। क्या महात्मा गांधी जी अफ्रीका में जाकर उपनिवेशिक लड़ाई नहीं लड़े थे? वहाँ भी वो आवाज उठाए थे, उसमें भी सहयोग हुआ था। इसलिए इस बारे में मुझे इतना ही कहना है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी है, हमारा समस्या, हमारा दुख सुख की समस्या साथ है। आज भारत के लोग तो नेपाल के प्रत्येक आंदोलन में, जन आंदोलन में एक शहादत हुआ, अभी के आंदोलन में 2 शहादत हुआ, खुला बॉर्डर ओपन सब है, ओपन आवाज आवक है। तो ये समस्या भारत के मधेश के मुद्दा के साथ जोड़ना, इस देश के राष्ट्र के जो राष्ट्र चलाने वाले लोग हैं उन लोगों को सोच शुरू से चिंतन यह है। इस चिंतन से हम लोगों का मुझे लगता है कि भारत मधेश का मांग अपनी स्वाधीनता का भी है, अपनी एकता का भी है। इस मुद्दा को अगर इस प्रकार से साधा यहाँ पर भारत से जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उसे अलग से देखना चाहिए। दूसरा है कि आप लोग दिल्ली क्यों कम आए? हम लोगों ने तो अपनी संविधान को वही जनता को बुझा रहे थे और कर रहे थे ना। जिनको यहाँ छल प्रपंच करना था वो लोग आकर यहाँ पर लोगों को कंफ्यूज किया था। उसी कंफ्यूज के चीरने के लिए हम लोगों ने महसूस किया। हम लोगों का हम लोगों की बात यह है, सच्चाई है। आप लोगों के बीच में सफर हो रहा है, धरातलीय बात यह है। इसलिए मुझे लगता है कि यही कहना। दूसरा आप लोगों ने कहा कि काठमांडू क्यों बैठ रहे हैं? आज भी देखेंगे दिल्ली में, पहले भी तो यहाँ प्रदेश नहीं था, दिल्ली में सभी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है और जब प्रदेश बन जाता है तो प्रदेश का कार्यालय होता है। तो हम प्रदेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारा प्रदेश बनेगा तो प्रदेश में भी हमारा पार्टी कार्यालय होगा, जिला कार्यालय भी प्रदेश कार्यालय होगा, केंद्र में भी रहेगा। हम कोई काठमांडू से संबंध विच्छेद की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं। यही मुझे कहना। ठीक है, नहीं ये सवाल ही बेकार है। आप क्यों कह रहे हैं कि मधेश के लोगों को हक नहीं है काठमांडू में जाके कोई भी बात करने, एजिटेट करने का? ये नहीं है। मेरा बात था कि ठीक है, जो बुंदा है तो वो बुंदा वो लोग मांग पूरा कर देना। नहीं मांगे तो बातचीत से भी तो करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या बॉर्डर लाइन है, कोई झगड़ा थोड़ा है उससे? नहीं आप बोले, नहीं आप बोलिए, बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, इसी में जोड़ देना। थैंक यू। जैसे अभी बताया एक भाई ने कि भारत क्यों आए। अभी मेन विषय ये है कि मोर्चा के लीडरगण भारत आए हैं, तो आप लोग ये जान लीजिए कि भारत सिर्फ मधेसी नहीं आए हैं, पहले आए हैं वो शासक वर्ग जो हम लोग का गलत न्यूज यहाँ समझाने के लिए। तो भारत 2007 में राजा त्रिभुवन भी आए थे, बीपी कोइराला, विजय कोइराला, यहाँ प्रचंड जी, सब लोग भारत में रह के अपना मुद्दे को वो किए हैं। वो लोग, आप लोग वो भी देख लीजिए कि सिर्फ मधेसी को भारत क्यों, आप रिकॉर्ड देखिए, मधेसी से ज्यादा पहाड़ी लोग भारत में है ना। ये बात आप स्टडी कीजिए क्योंकि आप लोग विद्वान हैं, जेबी में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज को जानिए कि सिर्फ मधेसी जब आए भारत तो आप लोग को ज्यादा राष्ट्र याद आता है कि मधेसी क्यों आए भारत। लेकिन उसी में शासक वर्ग और वहां से जो लोग आते हैं पहाड़ी गलत न्यूज देंगे तो हम लोग सही न्यूज तो दे सकते हैं ना आके। रही बात पहाड़ और मधेश की, तो जितना मधेश का भूमि यहाँ क्या कहते हैं भारत से जुड़ा हुआ है नजदीकी, उससे कहीं 300 किलो 200 किलोमीटर दूर पहाड़ है। तो ज्यादा मायने हम लोग रखते हैं कि भारत के जो बॉर्डर है उस पर कुछ होगा तो मधेसी और भारत दोनों को ज्यादा खतरा है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आज आप नाकाबंदी की बात किए हैं तो नाकाबंदी में जितना मधेसी को कष्ट हो रहा है उतना पहाड़ी को नहीं है। चाहे वो 300 रुपए लीटर किन के भी तेल यूज कर रहे हैं, 200 रुपए लीटर कर रहे हैं, जितना ट्रक जा रहा है, कल आप सुषमा जी का सुने होंगे पूरा डिटेल, वो ट्रक काठमांडू जा रही है, न कि मधेश में रुक रही है। एक भी ट्रक इंसानियत के नाते भी उन लोगों ने ट्रक वहां नहीं रोक रहे हैं, सारा के सारा ट्रक जा रहा है काठमांडू और कोई दिक्कत नहीं उन लोगों को, खा रहे हैं। और मधेश में जो लोग बैठे हैं बॉर्डर पर, तो क्या उनको गोली मार के हटा दें? ये हमारी लड़ाई है, हम लोग इस लड़ाई से लगे। आप लोग क्वेश्चन अलग कर रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन जैसे आप लोग को सिखा के भेज दिए कुछ भाई साथीगण, इस तरह क्वेश्चन किए जो क्वेश्चन प्रश्न करने के लायक नहीं है, इस तरह से आप लोग बात रखें। तो ये मत कहिए कि भारत में
क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? यहाँ से चंद्रशेखर प्रसाद जी जाके प्रजातंत्र की लड़ाई में वहां टूडी खेल में भाषण किए। आज एक भी MP जाके भाषण करे तो आप लोग क्या क्या नहीं बोल लेंगे। उसमें हर एक मधेसी बच्चा लड़े प्रजातंत्र के लिए, लेकिन आज मधेश की आंदोलन है तो एक भी पहाड़ी साथ है। इस बात को आप लोग देखिए। चलिए आगे और कुछ करना होता है। देखिए ऐसा हो रहा है, वक्त हो रहा है, एक लास्ट राउंड और लेंगे और उसमें 4 सवाल होंगे। आप जितने भी हाथ खड़े करें 4 से ज्यादा सवाल हम नहीं ले पाएंगे। निहार पहले, उसके बाद आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप जो भी 2 मध्य प्रदेश का बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है नेगोशिएशन में ये आपका बॉटम लाइन नेगोशिएशन है और जो हिल एलिट्स हैं वो 2 मध्य प्रदेश से राजी नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो सुनसरी, मोरंग और झापा इसमें काउंटर मूवमेंट शुरू हुआ है और वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो प्रोविंस नंबर 2 में, और कैरली के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं प्रोविंस नंबर 5 में जुड़ने के लिए। तो इस मामले को दोनों तरफ में रिजिड पोजीशन नहीं है। तो उसमें क्या आपका ये ऑप्शन है कि रेफरेंडम ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 275 में, तो आप क्या उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे? नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि आज मुस्लिम अलायंस जो है जो आपसे 2007 तक था वो आज से सेपरेट हुई है और उसके साथ नॉट ओनली आपका जो अलायंस है उसमें विजय बसंतर का अलायंस है, JP गुप्ता है, अनिल झा है, मैत्रिका यादव है, CK राउत है। तो डिफरेंट फैक्शन है, जैसे कि मुनि साहब ने बताया कि आप हु रिप्रेजेंट मधेसी। तो मान लीजिए आप डील करते हैं नेपाल गवर्नमेंट के साथ, तो इज दैट डील इज गोइंग टू एक्सेप्टेबल टू ऑल दिस फैक्शंस? एक इधर, 1 मिनट, 4 सवाल है, आप लिख लीजिए। हाँ, एक इधर से, एक यहाँ से, एक वहाँ से। सर ये कर्नर बोलना तो पहले ऐसे हाथ तो बहुत खड़े होंगे भैया, कभी मैं बुरा आदमी हूँ ना, कभी देखा कभी नहीं। हाँ बोलिए भाई, क्या उम्मीद लेके आए हैं सर लोग यहाँ पे? मोदी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद लेके आए हैं? वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट में होते हुए भी यहाँ क्या उम्मीद लेके आए हैं? सर मेरा सवाल ये है कि अगर ये संघीय राज्य जो है और सीमांकन के जो मुद्दों पर है, ये अगर बात नहीं आगे बढ़ा और ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग हुआ तो क्या आप रेफरेंडम के लिए जाने के लिए तैयार हैं? रेफरेंडम का सवाल आ गया, एक इधर से आखिरी बोलिए आप। I belong to Tarai region, but I am confused. Am I Madheshi or Pahadi? How do you define the term Madheshi and Tarai in context of? ये एकेडमिक सवाल। आप नाम बताइए ना, मधेसी पहाड़ी नाम क्या है आपका? मेरा संदीप है। संदीप पौड़ेल। पौड़ेल पता नहीं बोलिए जल्दी बोलो ना। आंदोलन पूरा बहुत सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? तो आप इंस्टॉलमेंट पे क्यों अति कर रहे हो? ये आंदोलन कर रहे हो, एक ही साथ क्यों नहीं कर रहे हो? आप राजमार्ग घेरने के लिए खुद ही क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? आप 10 दिन राजमार्ग में बैठो, उसके बाद देखो आपके पीछे कितना आदमी आता है, तभी कौन गोली मारता है हम देखते हैं। हम भी आपके पीछे हैं, हम दिल्ली छोड़ के जाएंगे वहाँ पे आंदोलन करने के लिए। आप एकदम संतोष जाने के लिए आप खाली वहाँ पे राजमार्ग में बैठते हो, उसके बाद आप कभी दिखाई नहीं पड़ते, जिसके कारण से हमारा नत्ता मारा जाता है। से जाओ तो सही नेपाल। आप ऐसे मारने के लिए तो अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट हो गया, रुक जाइए। नहीं आपका सवाल हो गया। ये कह रहे हैं एक और राउंड ले लेंगे, अगर छोटे छोटे जवाब आएंगे तो, और छोटे छोटे सवाल होंगे। 9:45 से ज्यादा नहीं रुकेंगे यहाँ, 9:30 बज गए। अच्छा आप जल्दी जल्दी एक लाइन में जवाब, एक लाइन में जवाब होगा। प्रश्न इतना गंभीर है, प्रश्न गंभीर का गंभीर। पहले प्रदेश का है, बहुत ही गंभीर सवाल है। 2 प्रदेश और 2 प्रदेश यदि नहीं मिला तो रेफरेंडम किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं मध्य प्रदेश में रहना। शायद इसी मानसिकता से प्रश्न आया। देखिए इसमें क्या है कि 2 प्रदेश हम लोग पहले ही बता चुके, 2 प्रदेश का क्यों 2 प्रदेश का समझौता हुआ है, मध्य के साथ मध्य प्रदेश, फरवरी के साथ फरवरी प्रदेश। 2 प्रदेश के लिए संवैधानिक समिति में पहले वाला क्या कहते हैं वो संविधान सभा की समिति में मध्य में 2 प्रदेश का सुझाव आया है। एक आयोग बना था सरकारी आयोग, उसमें 2 प्रदेश का सुझाव आया था। इन आधार पर 2 प्रदेश की बात है।
अब वहां के लोग रेफरेंडम वगैरह की बात यदि कोई करते हैं उसको हम लोग नहीं मानते, रेफरेंडम की जरूरत नहीं है। मधेश की धरती झापा से कंचनपुर तक मधेश की धरती है, वो मधेश की धरती प्रदेश वहीं बनेगा। मधेश वो मनांग मुस्तांग में मधेश प्रदेश नहीं बन सकता, हिमाल में नहीं बन सकता। मधेश प्रदेश मधेश की धरती पर ही बनेगा। जहां तक सवाल है वहां के लोग, तो वहां के लोग देखिए बहुत एक कटु बात है प्रदेश के मामले में। झापा मोरंग सुनसरी और कंचनपुर के अराली के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वहां पहाड़ी की जनसंख्या ज्यादा होगा, इसलिए इसको पहाड़ी प्रदेश मिला कहता है केपी ओलियन कंपनी यही बात कहते हैं कि झापा मोरंग सुनसरी मधेसी से ज्यादा पहाड़ियों की आबादी हो गई इसलिए पहाड़ में मिला दिया। अरे साहब 50 वर्ष पहले 6% पहाड़ी थे मधेश में, आज 36% हो गया। लेकिन मधेश में सभी मिल करके रह रहा है ना। आज तक हम साथ साथ रहे, मधेसी, पहाड़ी, नदी, जनजाति, बाहुन, क्षेत्री, सारा मधेश की धरती पर हम साथ रहे। आज प्रदेश बनाते वक्त आप क्यों अलग कर रहे हो झापा मोरंग सुनसरी को? पहाड़ी की आबादी ज्यादा हुई थे, पहाड़ी मिला दोगे क्या? तुम आए थे मधेश में जमीन लेकर आए थे क्या? बाहर से जब पहाड़ी आया मधेश में विगत 50 वर्ष में वो जमीन लेकर नहीं आया था, खाली हाथ आया था। आज किसी को किसी प्रदेश में रहने का मन है रह सकता है, कोई मध्य प्रदेश में न रहने का मन है बाहर प्रदेश में रह सकता है, किसी को मध्य प्रदेश में आने का मन है वहां रह सकता है, लेकिन धरती को तो उठाकर नहीं ले जा सकता ना। मधेश की धरती मध्य प्रदेश में रहेगा, मधेश की धरती पहाड़ी प्रदेश में नहीं जा सकता। एक इसमें क्लियर हो जाए, रेफरेंडम की बात नहीं करते। और कौन डील करेगा यहाँ? ढेर सारा नाम बता दी, मधेसी मोर्चा और कितने नाम बताए। अरे जनता जहाँ दुल्हन वही जो पियामन भाई, जनता जहां है जिसके साथ है, जनता जिसके डील करने से जनता समझ जाती है, मान जाती है, वही होता है, जनता उसी के साथ माना जाता है। इसलिए गलत समझौता मधेसी मोर्चा करेगा तो जनता मानेगी नहीं? मानेगी ना, तो जनता उसके साथ नहीं मानना पड़ेगा ना। आज मधेसी मोर्चा के आह्वान पर लाखों लोग सड़क पर आ रही है तो जनता इनके साथ में मानना पड़ेगा। जिसके साथ जनता जाएगी, जिस समझौता को जनता मान लेगी, वही असली मधेश का प्रतिनिधि होगा। इसको इस रूप से समझा जाए। और क्या उम्मीद लेकर आए थे यहाँ? अरे साहब यहाँ पहले भी प्रश्न उठा, क्यों आ गए? सोई प्रश्न उठा। अरे हम तो खाली दिल्ली में थोड़ी आए, हम तो जेनेवा ही पहुंचे। मधेश आंदोलन का प्रचार करने जेनेवा अपने प्रतिनिधि को भेजा, हम यूएन में भेजा, जहां जहां संभव हुआ वहां हम अपने मधेश आंदोलन का वकालत करने के लिए, प्रचार करने के लिए भेजा। एक दिल्ली भी आ गए क्योंकि हमसे ज्यादा प्रचार यहाँ सरकारी प्रचार कर दिया, उल्टा पलटा प्रचार कर दिया, तो उसको सुलटाने के लिए हम फिर दिल्ली भी आ गए, यहाँ भी अपनी बात कहना था। और क्या उम्मीद लेकर आए हैं? कोई उम्मीद लेकर नहीं आए, अपनी बात कहने आए। अपना जो मधेश आंदोलन, हमारा मांग के संबंध में, वार्ता के संबंध में, यहाँ जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया उस संबंध में क्लियर करने आए। यही उम्मीद लेकर आए। और सारी दुनिया से शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए, अधिकार प्राप्ति के आंदोलन के लिए सारी दुनिया से हमने समर्थन मांगा, नैतिक समर्थन। और पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते भारत से तो सहयोग मांगना स्वाभाविक है। और एक और बात मैं बता दूं, नेपाल में जितना भी आंदोलन हुआ, जितना भी परिवर्तन हुआ है, भारत के सहयोग के बिना एकोठो ना आंदोलन, एकोठो परिवर्तन हुआ है। तो फिर सीमा, खुला सीमा और मधेश आंदोलन हुआ है, वहां भारत आंख बंद करके बैठे रहेगा, एक कैसे आप मान ही नहीं सकते ना। तो भारत का वहाँ चिंता और विकासों का विषय तो है ही ना, क्योंकि खुला सीमा है, वहाँ आंदोलन हो रहा है, शांति हो रहा है। यहाँ एक बंधु ने कहा कि गैस, पेट्रोल वगैरह, गैस और क्या कहते हैं वो सब खोल, कैसे खोल दे? 40 दिन तक हम आंदोलन किए मधेश बंद करके, और काठमांडू सुना नहीं, हमारी बात को बिल्कुल अनसुनी कर दी। मजबूरन 40 दिन के बाद काठमांडू का बंद करना पड़ा। नाकाबंदी कहा जाता है, सीमा अवरोध करके काठमांडू को डिस्टर्ब कर असहयोग हमने किया। मधेश आंदोलन ने काठमांडू को, राज्य को, सरकार को असहयोग किया कि हम यहाँ डिस्टर्ब करेंगे आपको। सरकार की दायित्व है आपूर्ति करवाना, वो आपूर्ति के लिए सहज करे, वो मधेश आंदोलन समझौता करे, आपको खुल जाएगा आपूर्ति। या दुनिया कहीं से लाना है, लाकर जनता को आपूर्ति करे ना, वो सरकार की दायित्व है। इसलिए ये जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा, कोई नाकाबंदी क्या कहते हैं, हमारा आंदोलन का कोई भी कार्यक्रम फिरता नहीं होने वाला। और एक और वो संदीप पौरेल जी पूछ रहे थे, जो मधेश के हैं, किस जिला के हुए? दान के। ये हमारे संदीप पौरेल जी मधेशवासी है, इसमें कोई शंका नहीं, आप मधेशवासी, लेकिन मधेसी नहीं है, मधेशवासी। फिर जैसे हम पहाड़ में जाएंगे तो पहाड़वासी हो सकते हैं, पहाड़ी तो नहीं हो सकते ना। चलिए, धन्यवाद। One last round and no more than 3 questions.
प्रोफेसर खरा सर नहीं, आप दोबारा बारी नहीं आएगी आपकी। नो प्लीज, नॉट पॉसिबल। जल्दी नेपाल में मधेश के लिए एक भी मीडिया हाउस को उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया, क्योंकि आजकल जो मैं यूट्यूब पे धमला का हमला एंड टफ टॉक ये सब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नेपाल की मीडिया सिर्फ पहाड़ी नागरिक का धर्म निभा रहा है, पत्रकार धर्म नहीं निभा रहा है। उन्होंने मधेश में जितने लोगों को मारा गया, जिन चीजों को अच्छी तरह से हो गया, आपने कहा मीडिया क्यों नहीं डेवलप किया, ये सवाल। हाँ बताइए। सर मेरा प्रश्न है, अगर राजनीति की स्थिति स्थिति मतलब ऐसा ही रही राजनीति में, तो मधेश आंदोलन का आगामी कार्य दिशा क्या है और भावी नेपाल में मधेश आंदोलन क्या उपलब्धि देगी? ठीक है, अब मैं आप सब चारों पांचों से ये निवेदन करूंगा कि आप 2-2, 3-3 मिनट का कोई को बोल दें तो वो आखिरी राउंड है, और आप वहां से शुरू कीजिए। महेंद्र जी आप आत्मसमर्पण के बारे में उपेंद्र जी बताएंगे। मुस्लिम के बारे में जो बात आपने उठाया, स्वाभाविक रूप से मुस्लिम गठबंधन हमसे क्यों अलग हो गया, मुस्लिम की समस्या मधेश की समस्या है। मुसलमान में अभी भी 2 समस्या है। एक मुस्लिम जो नेपाल के इतिहास में विगत के आंदोलन में 11 शहादत प्राप्त के ईश्वरीय है। मुस्लिम की समस्या मधेश का समस्या से जुड़ा हुआ है। कुछ मुस्लिम जो भाई है जो पहाड़ में रहते हैं, चाहे जो खास अन्य पार्टी में है, वो आज भी मुस्लिम अपने को मधेसी कहने में हिचकिचाते हैं, लेकिन शहादत सभी मधेश के आंदोलन में हुआ और मधेश के आंदोलन से ही आज बकरीद का छुट्टी मिला हुआ है। इसलिए मुस्लिम की समस्या मधेश की समस्या है। और आज आपको बता दें कि 17 MP हैं मुस्लिम लोगों को। जब हम लोगों ने बात कहा कि मुस्लिम अधिकार के प्राप्ति में जो संविधान बन रहा है उसमें आपका समस्या का हल नहीं होगा, 17 में एक भी मुसलमान तैयार, मुस्लिम सभासद तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो कांग्रेस वाले माओवादी थे, जो मधेशवादी दल के हैं वो साथ है। तो सवाल यहाँ क्या है कि मुस्लिम एक धार्मिक समुदाय है, मुस्लिम लोगों को छुट्टी पहचान मिलना चाहिए, उनकी जो भी मांगे हैं वो संवैधानिक होना चाहिए। जो मुस्लिम आयोग दिया गया है वो संवैधानिक नहीं है, जो भी संविधान में देखेंगे उससे कुछ हक प्राप्त नहीं मिलने वाला, सीधे लिख दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम के बारे में इतना ही कहना ठीक है। अब आप उपेंद्र जी को ठीक करके ठीक। धन्यवाद। आपने कहा जो लोग आत्मसमर्पण किए, मैं उनको आत्मसमर्पण किया हुआ नहीं मानता, क्योंकि वो लड़ाई में थे ही नहीं। जो संघर्ष में ही नहीं था तो आत्मसमर्पण क्या करेगा। उन्होंने अपना हक के का ख्याल करके वोट नहीं दिया। मैं इतना कहूँगा क्योंकि उन लोगों ने अपने हित को अपने समुदाय के हित को नहीं समझा। उन्होंने जो पार्टी का नीति था उसके मुताबिक किया, तो है ना, उनको और तो आगे आएंगे तो हम कहेंगे चलो भाई साथ मिलकर कर, साथ लेके चलेंगे हम थोड़ी बात। और दूसरी है मुस्लिम को मिलेगा, देखिए ये छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए मीडिया। और मीडिया भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग जर्नलिज्म कीजिए, अच्छे कीजिए और चलाइए। राजनीतिक पार्टी भी हम ही चलाएंगे, मीडिया भी हम ही चलाएंगे, संगठन भी हम ही चलाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि आप जैसे होनहार हो, कल नहीं तो फिर आने वाला दिन में तो जरूर होगा और आप लोग आगे इस क्षेत्र में बढ़ेंगे। सभी काम हम ही लोगों से करवाइएगा तो नहीं हो पाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि महेंद्र जी सबसे आखिर में बोले, सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता है, आप बताइए। मधेश आंदोलन का अंतिम स्वरूप क्या होगा? मधेश आंदोलन का अंतिम स्वरूप ये होगा कि मधेसी जनता को आंदोलन का जो मांग है ये पूरा हो जाएगा तो जनता को अधिकार मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा, इससे भी जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है। तो पहला जवाब तो हुआ कि यदि आंदोलन सफल हो गया तो हमारा मांग पूरा हो जाएगा। यदि आंदोलन असफल हो गया तो क्या होगा? तब 3 बात होगा।
शांतिपूर्ण आंदोलन यदि असफल होता है तो शांतिपूर्ण आंदोलन से जनता का विश्वास उठेगा, युवा पीढ़ी का विश्वास उठेगा, तो अशांति में बदल जाएगा। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है तो हम यदि असफल होंगे तो हिंसात्मक आंदोलन में बदल जाएगा। तो नेपाल का भविष्य हो सकता है कि ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो हिंसात्मक आंदोलन में बदल चला जाएगा। एक संभावना वो बनता है। दूसरा संभावना बनता है कि हम एक देश के सोवरेनिटी के भीतर एक नेपाल के सोवरेनिटी के भीतर में हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, स्वायत्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश भी जनता को नहीं मिलेगा। उस अवस्था में हमारा तो डिमांड प्रदेश का है ना, लेकिन हम असफल हो जाएंगे तो फिर देश के मांग करने वाले आगे बढ़ जाएंगे। वो एक खतरा वहाँ उत्पन्न होगा। और तीसरा खतरा उत्पन्न होगा जब ये दोनों बात होगी तो देश में सांप्रदायिक दंगा होगा, प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा होगा जो देश के लिए बहुत ही घातक होगा। तो मधेश आंदोलन यदि किसी कारण से असफल हुआ और जनता को अधिकार ये शांतिपूर्ण आंदोलन से स्वायत्त प्रदेश लगायत का अधिकार नहीं मिला तो ये तीनों दुर्घटना नेपाल में हो सकता है। इसलिए उधर देश न जाए और ये शांतिपूर्ण आंदोलन सफल हो जाए, जनता को अधिकार मिल जाए, यही कामना है। जैसे एक आया था उसी में मैं जोड़ना चाहती। नहीं ठीक है, सुन। तो जैसे एक प्रश्न आया था, उन्हीं में हम जोड़ दे रहे हैं कि मोदी जी से क्या अपेक्षा है आप लोगों को। मतलब सिर्फ आप लोग ज्यादातर भारत से क्या है, भारत से क्या, यही क्वेश्चन आया है। तो मोदी जी से हम लोग का एक अपेक्षा है कि हम लोग जो बॉर्डर पर है, हमारी बेटी रोटी का संबंध है, और उस संबंध में हम यहाँ की बेटी नेपाल में है, मधेश में जो नेपाल के एक विभाग है वहाँ, और वहाँ की बेटियाँ भारत में है। तो आप लोग को मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि जितना महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और महिलाओं के साथ जो हुआ है वो मैं आपको शब्द में नहीं कर सकती। समझ गए? शब्द में मैं नहीं कर सकती इसलिए कि हमारी संस्कृति ऐसी है जो नहीं अलाउ करती है कि वो सब कहने का। यह सरकार इस शासक वर्ग में इतना तक किया, हमारी आंदोलन चल रही थी 17 गते 2 तारीख को, तो उस दिन नवलपुर में आंदोलनकारी को खोजने के बहाने जाके खाना बना रही महिला के ऊपर गोली धराधर चला दिया, वहीं के वहीं मार दिया उसको। तो क्या मोदी सरकार से हम लोग इतना नजदीक है भारत से? मोदी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, कोई सरकार है, सरकार अलग चीज है। इसमें भारत की मैं कहना चाहूंगी, भारत से हमारी ये अपेक्षा है कि सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, हर एक पार्टी, सिर्फ बीजेपी नहीं, हर एक पार्टी हम लोग के सहयोग करे, और हमारी माँ बहनों की जो इज्जत प्रतिष्ठा दाव पर लगी है, हमारी मधेसी जनता को जो अधिकार दाव पर लगी है, उसमें हमको सहयोग करे, क्योंकि वो सभी को किए हैं। ये बात पूरे 100% सही है। यदि आप लोग इस बात को मानते हैं तो माओवादी का 12 प्रदेश समझौता यहाँ हुआ है, हमारे प्रोफेसर साहब सब लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते ऐसी बात नहीं है। तो जब माओवादी का 12 प्रदेश समझौता यहाँ होके शांति प्रक्रिया वहाँ होके और वो तो चुनाव में गए, हजारों हजार जनता को मार के, तो क्या मधेसी अपनी शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए अपने पड़ोसी से ये कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं, कोई अपना विचार नहीं रख सकते? इस बात का ये सारी बात बहुत बात है जो कोई करते हैं, कुछ कोई करते, ये सब बात नहीं है। आप लोग लॉजिकल बात कीजिए कि क्या होना चाहिए, क्या हो रही है, क्या सरकार हम लोग को दमन कर रही है, ये सब पर आप लोग ध्यान दीजिए। चाहे आप पहाड़ मुल्क से हो, हिमालय से हो या मधेश से हो, नेपाल के हैं हम लोग, और वहाँ के हिमालय की जनता भी पीड़ित है, पहाड़ के जनजाति भी पीड़ित है, थारू मधेसी इधर दलित तो है ही, लेकिन ये नहीं कहिए कि वो लोग पीड़ित नहीं है, उन लोगों को भी अधिकार चाहिए, वो लोग भी पीड़ित है। तो ये अंग्रेज को भी हरा के, जो भारत पर शासक किए अंग्रेज, उससे भी अभी ज्यादा उनको भी हरा दिए पहाड़ी शासकों ने। हमें जनता से लड़ाई नहीं है, हमारी जनता पहाड़ की जनता मधेश में है, बसवास किए हैं, हमको उनसे कोई लड़ाई नहीं है, उनकी कोई वो नहीं है हम लोगों की उनसे हमें कुछ हो। हमारी लड़ाई शासक से है और राज्य से मांग है, उस चीज को हम लोग चाहिए, और हमारा हक अधिकार सुनिश्चित हो। संविधान में जो लिया हुआ अधिकार था हम लोग को दिया हुआ, वो भी अभी छिन गया अंतिम संविधान का।
तो ये सब सारी बात है जो आप लोग यहाँ बैठते हैं, आप लोग बुद्धिजीवी है, पढ़ते हैं, इस पर छलफल कीजिए, इस पर विचार कीजिए, इस पर सलाह दीजिए, जो भी पार्टी से आप लोग जुड़े हुए। थैंक यू। Concluding remarks. आदरणीय प्रोफेसर दास तथा मित्रों, खुशी है कि आप लोगों से जो हमें सद्भाव मिला और जो आपके उत्साहजनक विचारों से हमें प्रेरणा भी मिली है। हमारा आप लोगों ने जिस तरह से अपने विचारों द्वारा पथ प्रदर्शन किया है, तो हम अवश्य उसको जो है ग्रहण करने हद तक जो है हम ग्रहण करेंगे और जो जनता के अधिकार के लिए संघर्ष हो रहा है उसमें आप लोगों का जो विचार है उपयोगी होगा। हमने आप लोगों से किसी के विचार को नकारात्मक, क्योंकि यह एक गोष्ठी जैसा कार्यक्रम और आप ही लोगों के द्वारा जो है आयोजित कार्यक्रम भी है, तो इसलिए ये तो मानी हुई बात है कि आप लोग हमें सहयोग करने के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं। और कोई भी जो है कहीं भी कोई आंदोलन होता है, कोई शुभ काम होता है, उसमें इस्टीमेट लोग बुलाते ही हैं, इन्वाइट करते ही हैं, उनसे सहयोग की भी आशा करते हैं। अब उसमें भाग लेना न लेना तो वहाँ की क्या उनकी परिस्थिति है उस पर निर्भर करता है। हम लोग तो यहाँ जो कुछ वहाँ हो रहा है, क्योंकि विभिन्न तरह की बातें हम लोगों ने सुना कि कुछ गलत भ्रम जो है चलाया जा रहा है, तो उस संबंध में हम लोग जो है अपनी बातें जो बात हुई था, क्योंकि उस संघर्ष में तो हम लोग हैं ना, तो ग्राउंड में तो वहाँ पर जो बात कैसा है, कैसे हो रहा है, उससे जो है उसी की जानकारी देने के लिए हैं। और यहाँ के विभिन्न जो लीडर समाज प्रोग्राम लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ, उस दौरान हम लोगों ने अपनी बातें रखी और हमें अच्छा लगा कि जो जिस तरह से जहाँ कहीं भी गए तो बड़े धैर्य से हमारी बातें सुनी गई और बहुत ही बढ़िया विचारजनक सुझाव सब हमें सुनने को मिला। तो हम तो यहाँ से बहुत ही उत्साहित होकर जाएंगे और जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं उस काम को जो है सफलता तक पहुँचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। और ये हमारा वाकई सही है, ये हमारा अपना मामला है, हमारे मित्र सहयोग करें अब नहीं करें, ये तो उनकी बात है। लेकिन हम डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी को के लिए संघर्ष करना तो हमारा काम है ना। कोई हमें सहयोग के आश्वासन देंगे, कोई सहयोग करेंगे, लेकिन उसको लाना, उसको लागू करना तो जो यहाँ जिसकी आवश्यकता है उसका काम। इसलिए हमारा काम तो संघर्ष करना है और जो हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें लोग सहयोगी लोग हमें सहयोग करेंगे, अपेक्षा करेंगे। अब उनकी क्षमता पर उनके क्या स्थिति है इस पर वो निर्भर करता है। इसलिए हम क्या आशा लेकर आए, क्या हमारी क्या चाहना है, ये प्रश्न नहीं है। हम तो सर्वप्रथम की हम अपनी बातें करने के लिए आए थे और हमने अपनी बातें पूरा की और बड़े उत्साह के साथ हम लोग यहाँ से रिटर्न हुए और आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आभारी भी। दोस्तों, मैं सभी
से आने वाले नेताओं का स्वागत हमने किया और उसके ऊपर हम इनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इनकी सीधी बात से इनका दृष्टिकोण समझ में आया है और आपकी जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हुई है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आप सबको देता हूँ कि ये 6 बजे से बैठा है, 6 से 7:30, 7:30 से 8, 8 से 8:30, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि कितनी जिज्ञासा है और कितने मन से ये जानना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में क्या हो रहा है। बहुत सारे नेपाली हैं तो ये जानना चाहते हैं कि इनके अपने देश में क्या हो रहा है। ये सब कह के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस मीटिंग के, उनका भी मैं शुक्रिया। आप बोलेंगे कुछ? Vote of thanks, I will do that after you. हो गया मेरा, आप On behalf of Tarai Madhesi Study Group, we would like to thank you everybody, those who have came here, and especially Professor Muni, we are always listening to you. It's been inspirational, and thank you so much for support. And despite of the odd time that we have been here, and Prashant, who has helped us to coordinate this meeting. So thank you, Prashant, for being. And we also like to thank all our Madhesi Morcha leaders, and especially Madam Chanda Chaudhary, whose elegant speech was very informative. So thank you so much, and also to an audience. And lastly, but not the most important thing was that Rajesh Karat sir has helped us to get this venue in a odd time. So thank you so much, sir, for your generous support, and we expect that in the future as well. And to audience and the friends, Vikas, Racha, Rajesh, and everybody who has been here and helping us to participate to do this event. So thank you so much.